नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है दिनों दिन। आज महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, संपूर्ण परिवर्तन का नारा देके जारी कर दिया और इसका नाम दिया है तेजस्वी प्रण। वादा नहीं है, दावा नहीं है, प्रण है। और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि प्राण देकर भी, प्राण लगाकर भी, प्राण देकर नहीं, प्राण लगाकर भी इस प्रण को वो पूरा करेंगे। 21 बिंदु हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है वो रोजगार का मुद्दा हाईलाइट है। मुसलमानों को सच्चर आयोग की सिफारिशें जो थी उसके मुताबिक सुविधाएं देने की बात है, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात है और बिहार में वक्फ कानून को ना लागू कर देने के वादे या प्रण हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, ये सब बहुत सारी बातें हैं। जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब 1500 रुपया और दिव्यांगों को 3000 पेंशन, पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी समेत 7 दलों ने आज प्रस्तुत किया। सारे दलों के नेता थे और फोकस एकमात्र जो चित्र है वो तेजस्वी यादव का पूरे कवर पेज पर लगा हुआ और तेजस्वी यादव पर सबसे ज़्यादा फोकस। तो कुल मिलाकर फोकस्ड चुनाव महागठबंधन का नज़र आ रहा है। लेकिन बिहार में जो सबसे ज़्यादा बवाल है वो रोजगार को लेकर है। 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था जब से डेटा सस्ता हो गया है तब से बिहार के युवा दाय धकाधक रील बनाए जा रहे हैं और रोजगार के रूप में इसे इस्तेमाल करें, खूब पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि भाई नौकरी तो दे नहीं पाए और रील में रोजगार देख रहे हो। प्रधानमंत्री का जो रील वाला बयान है उसको लेकर रियल बहस छिड़ गई है और बिहार कि जो विपक्षी दल हैं वो रोजगार को केंद्रीय मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इस विमर्श को केंद्र में लाना चाहती हैं, रोजगार के मुद्दे को, और इसीलिए आज रोजगार के मुद्दे को हाईलाइट किया गया घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण के नाम से। अभी एनडीए का घोषणा पत्र आना बाकी है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने तंज भी किया कि बताओ भाई आपका घोषणा पत्र कहाँ है और आप घोषणा क्या करोगे, आपने 20 साल तो कुछ किया है नहीं, क्या कहोगे। मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में भी कहा कि नीतीश कुमार पुतले की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। नीतीश कुमार को वो एनडीए वाले चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव के हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बिहार से ही आते हैं, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए में चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हैं और वही हैं। लेकिन महागठबंधन कह रहा कि आप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दो कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। हालांकि जो अंदर के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि लौट के एनडीए नीतीश पर आया, यानी नीतीश कुमार ही अब मजबूरी हैं, जरूरी तो नहीं है लेकिन नीतीश कुमार एनडीए की मजबूरी बन गए हैं। ऐसी खबरें बिहार से आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एनडीए के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी कमोबेश लगभग वही बात कह दी कि एनडीए में नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं, किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं। तो क्या नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद अगर एनडीए सत्ता में आया तो चीफ मिनिस्टर होंगे? लेकिन महागठबंधन ने ताल ठोक दी है और बिहार में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई, रोजगारी, इनको लेकर महागठबंधन खासतौर पर उसके नेता तेजस्वी यादव मुखर हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी 2-3 दिन के अंदर बिहार के चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस के इन शीर्ष नेताओं के बारे में जो खबरें थीं या अभी भी खबरें हैं कि वो नाराज हैं, पता नहीं। लेकिन
चुनाव बड़ा दिलचस्प है और मुद्दा रील बनाम रियल पर आर पार मसला बिहार में रोजगार। लोगों ने सोच लिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। बिहार में रोजगार रील वर्सेस रियल में आर पार। प्रधानमंत्री ने कहा कि रील रोजगार बन के बड़ा उभर रहा है। महागठबंधन कह रहा है रियल रोजगार की बातें करो। रील वील तो ठीक है, इसको मुद्दा बना रहे हैं, हमला कर रहे हैं एनडीए पर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी। सत्ता में आएंगे, जो संकल्प पत्र है, जो तेजस्वी का प्रण है, उसमें यह कहा गया कि 20 दिन में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी एक संवैधानिक व्यवस्था बनाएंगे सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर, कि हर परिवार में 1 नौकरी हो बिहार में। और तेजस्वी यादव ने छठ के मौके पर बिहारियों को कहा भी कि केवल ठेकुआ खा के निकल मत जाइएगा, वोट डालिएगा, और जब अगली बार आइएगा ना तो फिर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, परिवार समेत यहीं रहिएगा, खूब छठ मनाइएगा। तो प्रधानमंत्री का वो बयान रील वाला, तेजस्वी यादव, और फिर आर पार वार पलटवार, सुनिए। हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें
अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। 2020 में जो 7/2 में हम लोगों ने ये तय किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार हम लोग करेंगे, तो आप जान लीजिए कि 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, थोड़ा और बढ़ रहा। लेकिन जो रोजगार के लिए 10 लाख किए थे, तो इतना बढ़िया से काम हुआ कि यहाँ पर रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका। तो जो था 10-10, तब 20 ही न रहता, अब 10-10 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो ये सब काम हम लोग अगली बार इस चुनाव के बाद जो करेंगे, तो आप जान लीजिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। वही लोग जो 2020 में कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, कैसे होगा, तेजस्वी में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विजन है, रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है, और ये काम हम करके रहेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये बिहार के लोगों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा। उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है। तेजस्वी का वादा नहीं, ये प्रण है, प्राण लगाकर पूरे करेंगे। इस तरीके से महागठबंधन के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जनता को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। मौजूदा सीएम ने 5 साल का रोड मैप नौकरियों के लिए रखा कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे 5 साल के अंदर नीतीश कुमार ने, अगले जो अगर उनको सत्ता मिली तो। मोदी जी ने कहा डेटा सस्ता कर दिया इसलिए रील रोजगार हो गया है। तो रोजगार केंद्र में है, सेंटर में है, और विपक्ष खासतौर पर आरजेडी इसको केंद्रीय मुद्दा बनाकर रखना चाहती है, रोजगार को, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं का फेस है और उनको इसका लाभ कहीं ना कहीं मिल रहा। केंद्रीय बलों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय बलों को ये कहा गया है कि वो जहां आरजेडी और कांग्रेस या विपक्ष के स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है, उस इलाके में स्लो पोलिंग कराई जाए जिससे उसको नुकसान हो। ऐसी खबरें उनको मिली हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ जो डेटा है वो उनको मिला है, इस तरह की बातें या सुनने में मिला, जो भी हो, इस तरह की बातें हो रही। तो बिहार का चुनाव बिल्कुल जूझो करो या मरो की स्थिति में पहुंच रहा है। और हमारा भी ये सवाल है कि बिहार में रोजगार रील बनाम रियल पर आर पार, सियासी दलों में रोजगार को लेकर आर पार है। और अच्छी बात है कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, महंगाई, रोजगारी, ये मुद्दा अगर बनते हैं किसी चुनाव में तो बहुत अच्छी बात है। उषा दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर उर्मिला हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता एमएलसी इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं, आरजेडी महिला शाखा की और आरजेडी की बड़ी नेता। बहुत स्वागत डॉक्टर उर्मिला कुशवाहा जी। आलोक भदौरिया जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत अजय जी। सचिन कुमार पटना से एक यूट्यूबर हैं, क्योंकि डेटा रोजगार, प्रधानमंत्री ने कहा कि रील बहुत बड़ा रोजगार है, तो उसके लिए हमने आमंत्रित किया है सचिन कुमार को। और मुकेश कुमार एक बेरोजगार युवक हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। सचिन कुमार से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रील
बनाम रियल रोजगार। एक रील वाला रोजगार है और एक नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी वाला रोजगार। तो अब बिहार के चुनाव में जो केंद्रीय विमर्श है वो रील वर्सेस रियल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सचिन कुमार कि डेटा उनकी सरकार ने, और बहुत जोर देकर वो कह रहे हैं कि एक चाय वाले ने एक ऐसा काम किया है, डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि अब बिहार के युवा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सचिन कुमार, इसे क्या रोजगार की श्रेणी में रखा जाए, या जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सच है कि बिहार के युवाओं को बहुत आमदनी हो रही है इससे? सचिन कुमार। जी जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक यूट्यूबर को बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया है। अगर बिहार की जमीनी हकीकत की बात करें तो रोजगार की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम यहाँ रोजगार की बात करते हैं तो मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और अपना एक चैनल न्यूज 24 भारतवर्ष लेके पूरे बिहार में घूमा हूँ। पूरे भारत के एक एक बच्चे, बिहार के एक एक बच्चे से लेके बुजुर्गों से लेके युवाओं से मिला हूँ। तो सबसे बड़ा जो दर्द युवाओं का देखने को मिला है वो एक रोजगार है, क्योंकि बिहार में रोजगार की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप अगर डाटा निकाल के देखें तो बिहार सबसे गरीब राज्यों में बिहार का सबसे प्रथम स्थान आता है, यानी बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार के युवा लाखों की संख्या में बेरोजगार जो होते हैं पलायन करते हैं। और रील और रियल रोजगार की बात करें तो रील कोई रोजगार का माध्यम नहीं है। जो भी युवा होते हैं उन्हें एक रोजगार चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए। मजबूरी बस युवा ये यूट्यूब का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा लेते हैं। तो कई सालों से, पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और एनडीए की सरकार है और भाजपा शासित प्रदेशों में, मतलब केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है उनकी। तो बेरोजगारी दर दिन पे दिन बिहार में बढ़ती जा रही है। तो उस पर चाहिए कि सरकार एक रोडमैप तैयार करे कि क्या लोगों को रोजगार अगले 5 वर्षों में दिया जाए। बात रही कि अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, तो देखिए ये सब चुनावी वादे हैं, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। याद होगा आपको पिछले कुछ महीनों पहले इसी बिहार की सड़कों पर बीजेपी और जदयू की सरकारों ने बीपीएससी के विद्यार्थियों को दौरा दौरा कर गांधी मैदान में मारा था। वो तस्वीर पूरा देश देखा था और आज तक कोई भूला नहीं है उसको। ये तो एक अहम समस्या है बिहार में रोजगार। ये ना कि रील बना के युवा अपनी जिंदगी बर्बाद करे, रील बनाने से युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती है, इस बात को आप जानिए। हाँ, ये बात राहुल गांधी ने कही है कि भारत का युवा 7-8 घंटे अपने रील देखने में या बनाने में बर्बाद कर देता है। बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल। देखिए बिहार जो है शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से आया, आनंद विश्वविद्यालय, आनंदपुर विश्वविद्यालय बिहार से, भागलपुर से रहा। शिक्षा का, संस्कृति का केंद्र है। उस बिहार को आज हम किस नजर से देख रहे हैं? रील बनाने की नजर से। आपको याद होगा, अगर कोई महिला, आप जानते हैं, अगर कोई महिला रील बनाती, जो मध्यम वर्गीय महिला बच्ची आती है, उसको समाज किस नजर से देखता है? क्योंकि बिहार अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि न्यूयॉर्क बन गया, अमेरिका बन गया, वहां पे सब चलेगा। लेकिन बिहार के गांव की बच्ची अगर कोई रील बनाती है तो उस गांव में उसको किस नजर से देखा जाता है? शायद ये बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं होता है। डाटा से पेट नहीं भरता है, रोजगार से पेट भरता है। अगर आज मैं सड़कों पर ये न्यूज 24 भारतवर्ष अपना एक चैनल लेकर घूम रहा हूँ तो मेरी भी मजबूरी रही होगी। अगर मुझे भी सरकारी जॉब मिलती तो मैं भी आराम से बैठ के अपने घर, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही है सचिन कुमार ने। वो कह रहे हैं कि डाटा से नहीं, रोजगार से पेट भरेगा। मुकेश कुमार हमारे साथ एक बेरोजगार युवक है। मुकेश कुमार, एक तो अभी जो सचिन ने कहा कि भाई डाटा से पेट नहीं भरेगा, डाटा मजबूरी हो सकता है कि भाई मजबूरी में कुछ पैसे आ जाएं, ठीक है, इसके लिए एक परमानेंट रोजगार नौकरी चाहिए। अब दोनों तरफ के नेता, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर वो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। दोनों को मिला जुला घालमेल है, अभी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर परिवार में एक नौकरी, हर परिवार में एक नौकरी। एक बेरोजगार होने की दृष्टि से आप किस तरह इसको देख रहे हैं? जिस तरह से बिहार का जनसंख्या ज्यादा बढ़ चुकी है उस हिसाब से रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है। स्वरोजगार के लिए बहाली तो निकलती है लेकिन समय पे उसका न नियुक्ति पत्र मिल पाता है, ना समय पे उसका एग्जाम हो पाता है। और बेरोजगारी बिहार में इतने ज्यादा है कि लोग बाहर ट्रेन में भर भर के लोग बाहर जाते हैं अपने रोजगार के लिए और प्राइवेट नौकरी का सहारा लेना पड़ता है।
ठीक बात है। तो एक बेरोजगार युवक होने के नाते, जैसे दोनों पक्ष कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां उसमें शामिल हैं, दोनों वो दे देंगे। ये जितने चुनाव के स्तर से ये सब वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर विद्यार्थी रोजगार के लिए हड़ताल करती है बिहार में तो उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। बात करें बीपीएससी का या अन्य भी जो रोजगार है, अगर किसी विज्ञापन निकलता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक होने पे भी अगर हड़ताल किया जाता है उसमें भी लाठी चार्ज होती है बिहार में। और 4th ग्रेड का अगर रेलवे वैकेंसी निकालता है बिहार के रोजगार के लिए अगर युवा भरते हैं, तो आप देखते होंगे 4th ग्रेड के लिए जो बीपीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट है वो 4th ग्रेड में बहाली अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार यहाँ मिल नहीं रहा है बिहार में। इस कारण से 4th ग्रेड की नौकरी के लिए भी जो बीपीएससी यूपीएससी के स्तर वाले स्टूडेंट हैं वो रेलवे की नौकरी भरते हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, मुकेश, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, ये हमारा प्रण है। ये चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे हर सरकार अपने देते हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ होता नहीं। अच्छा, ठीक बात है। अब दोनों मेहमानों को, हम जो राजनीतिक मेहमान हैं उनको लेना जरूरी हो गया है। सबसे पहले उर्मिला जो पांडे हैं हमारे साथ में, उषा दुबे जी हैं हमारे साथ में। उषा दुबे जी को हम ले लेते हैं। उषा जी, वो कह रहे हैं कि भाई एक तो आपके अगर नौकरी रोजगार देना था तो दे देते। अब अचानक अगले 5 साल का फिर रोड मैप बना दिया। 20 साल से आप लोग कर क्या रहे हैं वहाँ? और वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव आता है उसके बाद फिर ये कुछ करते वर्ते नहीं है। उषा दुबे, नहीं, हमारी सरकार ऐसी नहीं है। अभी सरकारी नौकरी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां दी गई। आप लोग देखे होंगे कि जब लालू जी की सरकार थी उस समय सबसे अधिक बेरोजगारी थी। उस समय युवाओं को पलायन जो आज आप देख रहे हैं ना, उनके टाइम की ही पलायन है जो आज दिख रहा है। अरे तो 20 साल में आप लोग बुला नहीं पाए उषा दुबे, 20 साल में आप बुला ही नहीं पाए उनको, पलायन में ही चल रहे हैं वो। 4 लाख नौकरियां भी दी गई। अरे 20 साल में उनको बुला लेते ना बिहार में, कि लालू ने जो कर दिया भाई। आप लोगों की ये दिक्कत है, एक नेहरू को पकड़े हुए हो, लालू को पकड़े हुए हो। आप लोग खुद कुछ नहीं करोगे। नेहरू ने किया और लालू ने किया, यही कह के नैया पार लग जाएगी आप लोगों की। तेजस्वी जी जो बोलते हैं कि मैं नौकरियां दिया हूं, वह तो कागज पर ही है, सच्चाई हकीकत में कहीं नहीं है। हकीकत में जो हमारी सरकार एनडीए की तो उतना ही दोषी नीतीश कुमार भी हैं। अगर तेजस्वी नौकरी नहीं दिए हैं तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे। औद्योगिक रोजगार आ गए हैं, निवेश इतने हो रहे हैं कि रोजगार की भरमार हो रही है। पहले की सरकार और अब की सरकार में रोजगार देखिए या सरकारी नौकरी देखिए, दोनों में बहुत ही परिवर्तन। अरे रोजगार तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रील भी है, तो रील क्या रोजगार है? वो कह रहे हैं कि हमने डेटा सस्ता किया, बिहार का युवा रील बना रहा, पैसे कमा रहा। ये तो गजब बात है। चारों तरफ बन रहा है, ऐसे कितनी सारी फैक्ट्रियां रोजगार आ रहे हैं जो जिसमें हमें ठीक है प्राइवेट नौकरी नहीं होता है क्या? प्राइवेट ठीक है, नहीं उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। प्राइवेट में सरकार का क्या योगदान? लोग अपनी योग्यता पर लेते हैं नौकरियां। ठीक है उषा दुबे, 10 लाख नौकरी अभी बचा है, दिया जाएगा। ठीक है उषा जी, ठीक है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को चर्चा में लेते हैं, आरजेडी के नेता हैं। ठीक है, आरजेडी के नेता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एमएलसी भी हैं आरजेडी की। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, भाई जो बेरोजगार है, जो दिक्कत में है, उसको कैसे यकीन दिलाइएगा आप लोग? और बीजेपी और एनडीए के लोग, जो सारे लोग, वो कह रहे हैं कि ये तो सब लालू जी गड़बड़ कर गए थे। चौहान जी, आपको याद करिए जी, जब 2014 का चुनाव लड़ने के लिए पार्लियामेंट का इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो बोले थे कि युवा तुम नहीं नौकरी ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगी, और प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। यहाँ तक कि जो रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जाते हैं उनको भी उन्होंने अग्निवीर के माध्यम से छलने का काम किए। और बाद में बोले उनके अमित शाह जी, वो तो चुनावी जुमला था। और जुमला के साथ साथ प्रधानमंत्री जी उस समय की बात याद करिए कि पढ़े लिखे युवाओं को बोले पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। जो आज आके बिहार में वो बोलते थे 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया। अरे वो तो कह रहे रील बनाना भी रोजगार है। वो कह रहे डेटा हमने सस्ता किया। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रधानमंत्री कह रहे डेटा सस्ता किया, लोग रील बना के पैसे कमा रहे हैं, वो भी रोजगार है। आप जानते हैं कि रील बनाना
एक गंदा से गंदा रील जिस तरह की मेरा ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, समाज का स्तर उससे गिरा है, बढ़ा नहीं है। और युवा जो हमारे किसी भी काम को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते ना, हमारे नौकरी चाहते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना में, जब 2020 में हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, यही थके हारे मुख्यमंत्री बोलते थे, यही लोग बोलते थे कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। अरे भैया, नीति और नियत अगर ठीक है नेता का, तो रोजगार और कभी नहीं होगी। नौकरी अस्थायी, आपने नौकरी दिखेगा ना, और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया। आप कहते हैं कोका कोला, अरे भैया आप बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, इतने रोजगार है, और बेरोजगार के लिए आप कुछ नहीं किया। रोजगार दिया गया। आप कंपनियों की बात कर सकती हो, आप जो है कोका कोला की बात करती हो कि वो भी नौकरी, आप तो पकौड़ा एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं, कोका कोला के साथ एनटीपीसी की भी बात कर रहे हैं। यादव जी की गारंटी है, वो प्रत्येक परिवार में जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो जिसके घर में नौकरी नहीं है, एक नौकरी जरूर मिलेगी। तेजस्वी की गारंटी है, गारंटी की बात करो आप, गारंटी की बात करो आप। लालू प्रसाद यादव ने बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली दिए थे, 16,000 टीचर की बहाली दिए थे, दरोगा की बहाली दिए थे, आपको याद है 7 यूनिवर्सिटी दिए थे। ठीक है उर्मिला जी, उषा जी, उर्मिला जी, उषा जी कृपया शांत हो जाए, मुझे ब्रेक पर जाना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी बहस बड़ी दिलचस्प है, दोनों महिला नेता हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आरजेडी की वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं, और उषा दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बड़ी बात कह दी यूट्यूबर सचिन ने कि हमें डेटा नहीं, अगर नौकरी मिल जाती तो माइक लेके जगह जगह मारे मारे नहीं फिरते, रील नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते, हमें नौकरी चाहिए। ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। बिहार में रोजगार रील बनाम रियल में आर पार है। वास्तव में अभी ब्रेक से पहले बीजेपी और आरजेडी के नेताओं में आर पार वाली स्थिति थी। इस ब्रेक के दौरान इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक अभिरंजन कुमार जी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अभिरंजन जी इस कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। और एक और नेता प्रमोद कुमार हमारे साथ आरजेडी के, वो भी जुड़ गए हैं। आलोक भदौरिया की तरफ जाएंगे। भदौरिया जी, क्या बिहार के चुनाव में केंद्रीय विमर्श के रूप में जो महागठबंधन है वो नौकरियों के मुद्दे को लाना चाहता है क्या? और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस चाय वाले ने डेटा सस्ता कर दिया, लोग रील बना रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, तो ये तो रील बनाम रियल मसला हो गया और रोजगार का। आलोक जी अनम्यूट करिए। आलोक जी धन्यवाद दुर्गेन जी। जी तो आपकी बातों में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं जी। आपके 2 हिस्से हैं सवाल के। पहला हिस्सा रील, और ये मैं इसमें बाद में जाना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बिहार को क्या मिलने वाला है जी। तो मैं इसमें केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा। एक TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें ये आकलन किया जाता है कि एक महिला
अपने प्रजनन काल के दौरान कितने बच्चे पैदा करती है। जी। ये एक आंकड़ा होता है, सरकारी आंकड़ा है। जी। तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से TFR भारत में उसमें शीर्ष पे है बिहार, 3 का आंकड़ा है। जी। बहुत ही गजब का। अब सवाल है कि 3 के आंकड़ा, मैं तो सिर्फ यही बात करता हूं, मैं तो भविष्य की बात ही नहीं करता हूं, मैं कहता हूं 3 का आंकड़ा आपके सामने है। इससे पहले आप 3.2 आंकड़े में थे 5 साल पहले। अब अगर 3 का आंकड़ा है TFR, अच्छा पूरी दुनिया में, मैं आपको थोड़ा सा एक शब्द और बोलूंगा, पूरी दुनिया में अगर TFR की अगर 2.1 है तो इसका मतलब कि आपकी आबादी का एक स्टेबिलिटी है, एक निमित है कि इससे आबादी ना घटेगी ना बढ़ेगी अगर 2.1 आपका TFR है तो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं, दक्षिण के राज्यों में आपका ये जो TFR है ये 1.5 के करीब है। और जो राजनीतिक विमर्श जो आप जिस पर अभी बात कर रहे हैं और जिस पर अभी बात होने वाली है 4 दिन के बाद, मुस्लिम्स, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उसका TFR 1.47 है, यानी उनकी आबादी घट रही है। अब हम अपने सवाल पर, अपने जवाब पर फिर लौट के आता हूँ। अगर आपकी TFR 3 से ऊपर चल रही है, 3.2 पहले चल रही थी, अब 3 के करीब आ गई है, तो इसके हिसाब से आपने क्या स्कूलों का बंदोबस्त किया, कितने स्कूल खुलेंगे? क्या आपने ये बंदोबस्त किया कि कितने उसमें टीचर की नियुक्ति होगी? क्या आपने ये किया कि इसके लिए इंफ्रा पर आप क्या काम करेंगे जो आपकी आबादी इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? क्या आपने इसके लिए काम किया कि MSC कैसे दुरुस्त करेंगे, कैसे उनको बचा कर रखेंगे? आपने ये सब कुछ नहीं किया। व्यापार कैसे आसान बनाएंगे, आप हमको इसके बारे में बताइए ना, ये आप नहीं बता रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप सुर्खियां बटोरने की होड़ है कुल मिलाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो NDA हो, हर NDA या इधर वाला इंडिया वाले, सारे के सारे सब सुर्खियां बांटने, मतलब सुर्खियां बटोरने की होड़ में लगे हुए हैं। अब सुर्खियां बटोरने से होगा क्या? क्या बुनियादी सवालों का जवाब है? क्या आपका शिक्षा का जवाब है? क्या आपका स्वास्थ्य के बारे में आप कोई जवाब दे रहे हैं? क्या आप ये बता रहे हैं कि कितने एम्स खोले? आपने संख्या तो बता दी, बीच बीच में भाषणों में भी आपको ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कृपया हमको ये तो बताएं, जितने आपने एम्स बनाए उसमें डॉक्टर के कितने पद खाली हैं ये तो बताएं, सपोर्ट स्टाफ कितना खाली है ये तो पद बताएं, दवाइयों के लिए क्या आपने बजट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, आप इसके बारे में बात नहीं करते। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो बिंदु हैं, आप उन बिंदु पर नहीं बात करते, आप केवल सुर्खियों पे बात करते हैं। अच्छा, सुर्खियों पर क्यों बात करते हैं? आपको लगता है कि रील बनाना रोजगार है। तो भैया जब रील बनाना रोजगार है तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस क्यों करते, रील क्यों नहीं बना लेते? आपने अब हमारे एक अच्छे मित्र हैं, आप भी मित्र हैं, लेकिन एक हमारे अजय शुक्ला जी अच्छे मित्र हैं, रील ही बनाए ना, रील बनाने से बढ़िया रोजगार मिल जाएगा, तो दिक्कत क्या है? सवाल तो ये है, अगर रील बनाने से रोजगार अगर मिल जाता है तो हमारे डॉक्टर क्यों नहीं बनाते? हमारे जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में क्यों काम करते हैं? रील बनाए ना, बढ़िया रोजगार दे रहे, हम लोग भी उनके साथ में जुड़ जाएंगे, रील के लिए खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे बाएं करो दाएं करो, बाएं दाएं करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तो रील से अगर हमको भी तो पैसा मिलेगा ना। जैसे फिल्म में नहीं होता है, एक्टर होते हैं, उनके बाद सपोर्ट स्टाफ होता है, एक्स्ट्रा स्टाफ होता है, वो भी तो कुछ करता है, उसको तो दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं ना। तो सवाल ये है कि आपको भटकाव है, मुख्य मुद्दा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप क्या काम कर रहे हैं ये नहीं है। आपका सारा जोर है, पूरा राजनीति का जो विमर्श है पिछले 5 सालों में 8 सालों में, वो सिर्फ इस पर चल गया कि हम आपको पैसे बांट दें, आप कुछ बात ना करें, हम आपको 5 किलो का अपनी फोटो लगा करके आपको वो दे दें, आप कोई दूसरी मांग ना करें। क्यों नहीं मांग करें? आप ये क्यों नहीं बताते? आप क्यों चाहते हैं कि आपके ऊपर निर्भर रहे? आप हमको ये बताएं ना कि रोजगार कैसे मिलेगा, आप कौन होते हैं रोजगार देने वाले, हम तो ये बताइए, आपकी कीमत क्या है? 5 साल के बाद तो आप तो बाहर हो जाएंगे, अगर आपने अच्छा काम किया तो आप बुलंदियों पर रहेंगे, नहीं तो आप तो फर्श पे चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि अर्श और फर्श के सफर में आप अपने को राजा क्यों समझने लगे? महत्वपूर्ण चीज तो ये है, नागरिक के अधिकारों का सम्मान कब करेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमें ये मत बताइए कि आप हमें 1 करोड़ देंगे। अरे इससे पहले हम लोगों ने सुना था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। भाई एक देश में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले और एक राज्य 1 करोड़ रोजगार देने जा रहा है। तो इसलिए इन सब के ये 5 साल में करें आलोक जी, नीतीश जी करें 5 साल में नारे हैं। मेरा कहना है नारों पे मत जाइए, रील बनाना फुर्सत का काम है, फुर्सत के काम में आपको इन्वॉल्व ना किया जाए।
आपको ये बताया जाए कि कैसे आप काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन और हेल्थ पे अगर जब तक काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी देश की नहीं बढ़ेगी। और एक मुझे स्लोगन बड़ा अच्छा नजर आया, एक हमारे विपक्षी नेता ने कहा था कि सारी चीजें तो आप वहां पर अहमदाबाद में करेंगे, एशियाड ओलंपिक वहां करेंगे, बीजिंग ओलंपिक वहां करेंगे, तो कृपया हमको ये तो बताइए। हम तो पड़ोस की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे वो चीन में बीजिंग में ओलंपिक क्यों किए गए? क्या कोई दूसरा शहर नहीं था? शियांजांग में ओलंपिक कर लेते ना। तो हमारी राजधानी में आखिर क्या दिक्कत है कि वहां कुछ नहीं हो सकता? हमारे मुंबई में क्या दिक्कत है कि वहां कुछ नहीं हो सकता? हमारे कोलकाता में क्या दिक्कत है कि वहां कोई मैच नहीं हो सकता? सवाल यह है कि हमको बुनियादी मुद्दों पर बात करना चाहिए और बिल्कुल देश पर बात करना चाहिए। अभी अब घुसपैठिया भी आने वाला, अगली चर्चा में शायद आपको घुसपैठिया पे आप बुलाएं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे अभी आज इसी पे रहते हैं। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ही रहते हैं। अजय जी, आलोक जी ने कहा कि भाई महत्वपूर्ण ये है कि TFR का एक हवाला दिया कि भाई TFR 3 है बिहार का, तो 3 बच्चों की दर है, वहाँ प्रजनन दर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। उसके हिसाब से आपने काम क्या किए? आप लच्छेदार बातें कर रहे हैं, RJD है उसके लोग कह रहे हैं कि भाई हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो बुनियादी मुद्दों पे क्या बिहार की राजनीति जाती दिख रही है आपको, या वही हवाई जैसे होता है कि कोई कह रहा है कि भाई रील भी बहुत बड़ा रोजगार हो? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये चाय वाले के बेटे ने डेटा सस्ता कर दिया इसलिए वहाँ रोजगार मिल रहा है, बताइए। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ जो शायद हमारे यूट्यूबर साहब जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही वाजिब सवाल उठा रहे थे। चूंकि तमाम सारी जगह मैं देखता हूँ उन स्थितियों में कब आता है आदमी, जब पूरी तरह मजबूर हो जाता है, उसको कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसे कोई शौक नहीं है कि वो यूट्यूबर बन जाए। ठीक है, कुछ लोग शौक में बनते हैं, शौक में बनने वालों को पैसे कमाने का कोई बहुत वो नहीं होता है, लेकिन जो सोचता है कि चलो कुछ नहीं सही तो उससे 1000 रुपया 2000 रुपया कुछ तो महीने में मिल जाएगा, मैं अपना खर्चा निकाल लूंगा, कुछ और निकाल लूंगा, फोन का खर्चा निकाल लूंगा, वो मजबूरी में बनाता है। अब मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जैसा आलोक भाई कह रहे थे, मैं उसी पे आता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे कहाँ है बिहार। तब हम देखते हैं वो भारत में सबसे पीछे है। जब 25 राज्यों का प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है तो 25 राज्यों में सबसे पीछे बिहार, और जब 27 राज्यों में ह्यूमन डेवलपमेंट का सूचकांक देखा जाता है तो वो 27वें नंबर पे। शिक्षा की ड्रॉप आउट रेट पे देखिए, ड्रॉप आउट रेट पे 29 राज्यों में से 27 पर आता है। इसी तरीके से जिस भी आप इंडेक्स पे देखेंगे, उद्योग में देखेंगे और चीजों में देखेंगे, सबसे पीछे खड़ा है बिहार। 20 साल से सरकार है, 1-2 साल से नहीं है, सुशासन कह के आए थे। मैं सिर्फ जाऊंगा नीतीश कुमार पे ही। नीतीश कुमार ने अभी 3 घंटे पहले ही एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो 8 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, कितने समय में? 20 साल में 8 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव और इनकी जो मिलके महागठबंधन की सरकार थी उस समय, उस सरकार के दौरान 5 लाख नौकरियां हुई। अब आप एक चीज बताइए, टोटल मिलाकर के इस जो है 20 साल में यदि सारे कार्यकाल को जोड़ लीजिए तो कितनी भाई? 13 लाख 14 लाख। अब 13-14 लाख नौकरियां सिर्फ मिल रही हैं 20 साल में। और साहब अब कह रहे हैं 5 साल में 1 करोड़ देंगे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी। 2 करोड़ तो दिल्ली दे रहा था हर साल, कितनी दी है हम सब जानते हैं। और आज की ये स्थिति है कि न दिल्ली में नौकरी मिल रही है, न यहां मिल रही है। अब नौकरियों की बात को आप हटा दीजिए, इसके बाद यदि बात कर लीजिए, जंगल राज की बात कहते थे, जो सबसे बड़े अपराधी हैं उनको टिकट आज कौन दे रहा है? आज उनको एनडीए टिकट दे रहा है। अनंत सिंह जैसे अपराधियों को जेल से प्री रिहाई की जाती है और फिर लाके उनको टिकट दे दिया जाता है। इसी तरीके से तमाम दूसरी चीजें। अपने आप में
बात इसकी आती है, हम रील क्यों बनाएं, हम ये क्यों बनाएं? हमें आप इतना अच्छा रोजगार दे दो, उसके अवसर दे दो। ठीक है। जिन इंडस्ट्रीज की बात होती है उन इंडस्ट्रीज की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि उन्होंने क्या नौकरियां दी हैं और क्या नहीं दी हैं जी। और उनमें भी जो नौकरियां हैं 60% नौकरी बाहर के लोगों को है। तो साहब बिहार में खोलेंगे, 60% नौकरी उनको देंगे, यहां से सिर्फ लेबर रखेंगे। तो लेबर के ही लिए है क्या बिहार? बिहार वह राज्य है जो IAS, IPS, IFS ऑफिसर देता रहा है, सबसे काबिल बच्चे निकलते रहे। उस बिहार की यदि ये दशा है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारे लिए बेहद दुखद है। जो शिक्षा का केंद्र रहा, शिक्षा बर्बाद, स्वास्थ्य का केंद्र रहा, जैसा कि आलोक भाई ने कहा, स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बदतर, इतनी बदतर स्थिति स्वास्थ्य के इंडेक्स में बिहार 29 में 29वें नंबर पर। अब आप बताइए कि जब इतने बुरे में हो और आप कहें कि आप बड़ा अच्छा करने वाले हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक बात जी, ठीक बात है। इस चर्चा को अभिरंजन जी की तरफ ले जाएंगे, चूंकि अभिरंजन जी उसी राज्य से आते हैं, बिहार से, और बहुत लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन गांव आते जाते रहते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। और अभिरंजन जी, बिहार को लेकर और नौकरियों को लेकर जो युद्ध है कि भाई हमने सबसे पहले दी, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो रील, ये इस चाय वाले के बेटे ने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि लोग रील बना के रोजगार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते, एक संपादक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते? देखिए, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं दुर्गेंद्र भाई जी, उसी तरह से इस बयान के भी दोनों पहलू हैं जी। पहला तो अगर हम इसको हल्के तरीके से, सामान्य तरीके से लेना चाहें, तो चुनावी सभाओं में नेता जो है यूथ से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में हम लोगों को पता है, वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की भी मीटिंगें बुलाया करते हैं। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब पे काम करते हैं और जिनकी अच्छी संख्या में फॉलोअर्स हैं, ऐसे युवकों के साथ भी वो मीटिंग्स वगैरह किया करते हैं। और दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि आजकल सभी राजनीतिकों का एक भारी भरकम IT सेल होता है जी। तो IT सेल में कौन लोग होते हैं? IT सेल में यही सब बच्चे काम करते हैं जो सोशल मीडिया की बारीकियां जानते हैं और चीजों को वायरल कराना जानते हैं, नैरेटिव बनाने के खेल में जो शामिल होते हैं बच्चे, वो लोग उसमें सभी राजनीतिक दलों के IT सेल में जाते हैं। तो अच्छा, तीसरी चीज इसमें क्या है कि हम चाहे इसको समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन ये बात सच है कि आज की तारीख में बड़ी संख्या में युवा हैं, जो लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ हाउसवाइफ से बहुत सारी जो घर में बैठ के रील बना रही हैं। तो अब इसको रोजगार से जोड़ना उचित है कि नहीं है, ये एक दूसरा पहलू है इसका। तो ये तो तय है कि ये बहुत चूंकि पॉपुलर विधा हो चुकी है, हर आदमी आज रील बनाने में जब उसको मौका मिल रहा है, बाजार में जा रहा है रील बना ले रहा है, कहीं भी जा रहा है घूमने के लिए रील बना ले रहा है, घर में बैठा है रील खा रहा है, पी रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, खांस रहा है, रील बना रहा है आदमी। तो उस ऑडियंस को एक मोरल बूस्टअप देने के लिए कह लीजिए, या उस ऑडियंस को अपने आप से राजनीतिक रूप से कनेक्ट करने के लिए कह लीजिए, उन्होंने ये बयान दे दिया। और युवा चूंकि इसमें ज्यादा है तो युवकों को अपने आप से जोड़ने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन दूसरा पहलू इसका वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है जो आप उठा रहे हैं कि क्या इसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, अब तो हमने तो देखिए अखबार, पत्रिकाओं, वेबसाइटों में भी हजारों लेख लिखे, टीवी चैनलों को भी लंबे समय तक करीब से देखा, कई चैनलों का जैसा आपने बताया संपादन भी किया, और मैं डिजिटल मीडिया को भी बड़े करीब से देख रहा हूं। जी। डिजिटल मीडिया का हाल ये है कि 100 लोग अगर रील बना रहे हैं तो उसमें कोई एक व्यक्ति देखिए पैसे कमा रहा है, 99 लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या झूठी उम्मीद में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। जो सच्चाई है जी, जो सच्चाई है, मेरे पास तो देखो, मेरे पास तो रियलिस्टिक आंकड़े होते हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए YouTube की मैं बात कर लेता हूं, एक उदाहरण, आप समझ जाएंगे कि ये रोजगार का कितना बड़ा साधन है। उसका मैं आपको एक छोटा सा जो है ना, एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूं अभी। और जैसे YouTube है, फेसबुक, जिनको मोनेटाइजेशन मिल गया है उनको भी रील से नगण्य पैसे आ रहे हैं। हाँ, रील से ब्रांडिंग हो रही है आदमी की, हो सकता है उस ब्रांडिंग के सहारे वो इनडायरेक्टली पैसे कमा ले रहा होगा,
लेकिन डायरेक्टली कोई व्यक्ति रील के सहारे पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, परिवार चला रहा है, ऐसे व्यक्ति 100 मैं कम बोल रहा हूं, शायद हो सकता है 1000 में एक व्यक्ति ऐसा होगा, और 999 लोग जो है केवल झूठी उम्मीद में अपना जीवन नष्ट कर रहे होंगे। मैं एक उदाहरण दे देता हूं बहुत छोटा सा आपको। एक लालू यादव का मेरा इंटरव्यू था, लालू यादव के इंटरव्यू का एक क्लिप था जी, जिसमें लालू यादव की अंग्रेजी पर बात हो रही थी जी। यूट्यूब पर उसको जो है 53 लाख लोगों ने देखा जी। उस क्लिप को 53 लाख लोगों ने देखा। मैं इसी का उदाहरण इसलिए देख रहा हूं कि 53 लाख अपने आप में बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी मोर संख्या देन 5 मिलियन, यू कैन अंडरस्टैंड। जी। तो 53 लाख लोगों ने देखा, और इससे जो है पैसे कितने आए, इससे जो है पैसे आए करीब 1600-1700 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे जिनके रील्स जो है एक रील, हर रील जो है 53 लाख लोग देख रहे हैं। भाई मेरे तो नहीं देख रहे हैं, आपके तो दुर्गेंद्र जी नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा का बिल्कुल पूरा। नहीं, बिल्कुल आप बताइए कि आपके चैनल के कितने रील अभी तक जो है पिछले 1 साल में वायरल होकर जो है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज ले आया, और जिस पर आपके चैनल ने पैसे बटोरे। अरे भाई, जब बड़ा बड़ा मीडिया हाउस रील से पैसे नहीं बटोर पा रहा है, तो मेरे देश का ये युवा, ठीक है उसको रील बनाना अच्छा लगता है तो हम उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको झूठा दिलासा कैसे देंगे कि तुम रील बनाओगे तो पैसे कमा लोगे। 1000 आदमी रील बनाता है, उसमें कोई एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, कमा भी रहा है। ऐसे उदाहरण भी मेरे आसपास हैं जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हर आदमी पैसा कमा रहा है रील बनाने वाला, ये एक झूठा दिलासा देने वाली बात है मेरे ख्याल से। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस मकसद से कहा भी नहीं है, शायद उनका मकसद जो था वो यूथ को अपने आप से कनेक्ट करना है, और इस लिहाज से चूंकि वो यूथ के साथ लगातार संवाद करते रहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात करते रहते हैं, राजनीतिक दलों के IT सेल हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अगर इस लिहाज से कहा तो स्वागत है, रोजगार की दृष्टि से कहा तो निश्चित रूप से ये क्रिटिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही प्रमोद जी। अभिरंजन जी बहुत पके हुए तपे हुए पत्रकार हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और उन्होंने साफ गोई के साथ। अभिरंजन जी की एक विशेषता है कि वो बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, सीधी सीधी, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, प्रधानमंत्री को बुरी लगे, मुख्यमंत्री को बुरी लगती रहे, बहुत सही बात करते हैं वो। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करना, वो समय बर्बाद कर रहे हैं, और यही बात कभी राहुल गांधी ने कही कि भाई 8-8, 9-9 घंटे प्रत्येक व्यक्ति बर्बाद कर रहा है इस देश में रील बना के। अब अभी इस कार्यक्रम में 2 युवा हैं, एक यूट्यूबर कह रहा है कि हमें डेटा नहीं रोजगार चाहिए, और दूसरे हैं मुकेश कुमार, वो ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा ही नहीं इन नेताओं पे। अभी चुनाव में तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हर घर हर परिवार में नौकरी दे देंगे, और नीतीश कुमार 5 साल का रोड मैप बना दिया, 1 करोड़ रोजगार। कैसे भरोसा दिलाइएगा भाई प्रमोद जी? अब देखिए दुर्गेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि जब 2020 का चुनाव के ठीक पहले बिहार सरकार में 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था, और उस रिक्त पद को देखते हुए और भारत सरकार का जो मानक है उसके आधार पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहने का काम किया था कि सरकार में हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले नियोजन के आधार पर बहालियां होती थी या संविदा के आधार पर। और जब हमारे नेता ने यह कहने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको असंभव जैसे शब्दों में व्यक्त करने का काम किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा? घर से लाएगा। तो ये बात तो अब भी उठा रहे हैं, जलवा से ये बात तो अब भी उठा रहे हैं शब्द थे प्रमोद भाई। ये बात तो अभी एनडीए उठा रहा है कि आप पैसे कहां से लाओगे, जनता को गुमराह कर रहे हो आप लोग। मैं पूरी बात आपको रख रहा हूं, चूंकि सरकार के जो इच्छा शक्ति और जो विजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो अभाव दिखा, तभी तो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। और देखिए 2022 तक जो है एनडीए की ही सरकार रही। 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी, तो जब हम सरकार में गए तो मात्र 17 माह में, चूंकि हमारे नेता ने दृढ़ संकल्प लिया था, बिहार की जनता से प्रण लेने का काम किया था, और उसके अनुसार उन्होंने तेजी से उस पर काम किया, और मात्र 5 लाख सरकारी नौकरी 17 माह में देने का काम किया। मात्र 90 दिनों के भीतर एक विभाग में उन्होंने 2,17,000 सरकारी नौकरी दिया बीपीएससी के माध्यम से। ये महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का काम किया,
अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय कहते थे, नेता कहते थे कि धरती पर भगवान भी आ जाएंगे, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी दौरान हम लोगों ने उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके हम लोग आए। तो हमारे नेता का जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो संकल्प है वो साफ है और उस 17 माह में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ा। अब सवाल है कि हमारे नेता जो अभी कह रहे हैं उस पर युवा कैसे विश्वास करेंगे। उन्होंने तो वो पहले करके दिखलाया है। उसके अलावा जो हमारे नेता कह रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं? पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। यही तो एक सरकार का अच्छा जो स्वरूप होता है, उसके बारे में ही हमारे नेता कहने का काम करें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एजुकेशन सिटी देंगे, यहाँ पर जो है IT पार्क देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देंगे। ये हमारे नेता कह रहे हैं ना। जो पलायन 2 करोड़ 90 लाख दूसरे राज्य में है, उनको हम यहाँ पर ला करके वो सवाल कर रहे हैं ना, पैसा कहाँ से लाइएगा, ये सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए के लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाइएगा, सपने तान दीजिए। उनको देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने संविदा कर्मी को लेकर के कहा है कि हम उनको भी सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज जो हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है दुर्गेंद्र जी, उसको आप बारीकी से जब अध्ययन करिएगा ना, तो हमारे नेता का जो संकल्प है कि हम 20 माह में बिहार में परिवर्तन दिखाई देंगे और 5 साल में हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। उस स्वरूप पर खड़ा उतरता है हमारा घोषणा पत्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या दुर्गेंद्र? हाँ ठीक है, अब आपकी बात आ गई। सचिन कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सचिन जल्दी से, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा जल्दी। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। देखिए जैसे कि अभी सर ने कहा कि हमारी सरकार आई तो रोजगार देगी और मैंने रोजगार दिया है, लेकिन आप इतना बताइए कि रोजगार देने के लिए रोडमैप क्या है? क्या फैक्ट्रियां लाई जाएगी? और दूसरी बात, आप अपने दल के जो नेताओं का लिस्ट है वो एक बार जरूर देखिए, कितने पढ़े लिखे आपके दल में नेताएं हैं, क्योंकि जो भी नेता है वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से हमें रोजगार देंगे। और रही बात सत्ता पक्ष की, तो उनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कहा था कि हम बिहार के सभी चीनी मिल को खुलवाकर यहीं की चीनी मिल की चाय पियेंगे, आज तक नहीं खुला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हो हम किसी पार्टी या किसी पार्टी का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, हम बस रोजगार का समर्थन करते हैं। हमें रोजगार मिल जाएगी तो हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, मुकेश क्या कहना चाह रहे हैं? दुर्गेंद्र जी, हम थोड़ा जवाब दे देते हैं, चूंकि युवा साथी ने ये सवाल किया है और हमारे नेता युवा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, किसी नेता के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन होना चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है वह यह कहता है कि समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जो हाशिए पे पड़े लोग हैं उनको जैसे मुख्यधारा में हम कैसे लाएं और उनके लिए कैसी योजनाएं लाने का काम करेंगे जिससे कि उनका बेहतर विकास हो। संविदा के आधार पर तो हम अस्थायी रूप से किसी को सशक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हमारे नेता तो बार बार कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जूट मिल, चीनी मिल, तमाम वो मिले को फिर से खुलवाने का काम करेंगे। देखिए 2004 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने तो 3 रेल कारखाना बिहार में देने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे उन्होंने झंडा दिखलाने का काम किया। ठीक है, बीजेपी को जवाब देने दीजिए। प्रमोद जी ठीक है, भूल गए, बोलिए उषा जी बोलिए। रेल इंजन का कारखाना है वो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा रखे गए नींव का प्रतिफल है कि बोलिए उषा जी, उषा जी जवाब दीजिए, बोलिए उषा जी, उषा जी बोलिए, उषा दुबे बोलिए, जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए उषा दुबे। हम सुन नहीं पा रहे, आपकी आवाज नहीं मिल रही दर्शकों को। ठीक है मुकेश, लोगों को जी बोलिए। इन लोगों को चश्मा लगाकर हमारी एनडीए सरकार के काम को देखना चाहिए। इनका अपने समय का काम और अभी का काम दोनों को एक बार तुलना तो कर ले। अभी इनको दिखता नहीं है कि यही रोड और सड़क में कितने परिवर्तन हुए, रेलवे में कितने आधुनिकीकरण हुए, कितने एयरपोर्ट खुले, कितने एम्स खुले, कितने हॉस्पिटल और स्कूल में शिक्षा में जो आधुनिकीकरण हुआ, ये सब आपको नहीं दिखता है। हवाई चप्पल वाले आपको पूरा मौका दिया, बोले दीजिए प्रमोद जी, बोले दीजिए उनको। बिहार को प्रमोद जी प्लीज बोले दीजिए उनको। सबसे गर्त में डालने वाले हैं रेल मंत्री वही है लालू यादव जी जो रेल को गर्त में डाले थे। मैं खुद उसका
यहाँ पर उदाहरण में बैठी हूँ कि मेरा इंटरव्यू छूट गया था, सिर्फ रेल चलाते थे, रेल की पटरियां नहीं बिछाते थे। रेल घोटाला इन्हीं के टाइम में सबसे अधिक हुआ है, वो भूल गए क्या? उन्होंने रेलवे को रेल घोटाला भूल गए क्या? यही रेल का हमारी एनडीए सरकार ठीक है, बहुत सारे रोजगार भी सृजित हुए होंगे। हमारे एनडीए की सरकार ने किया, क्या आपको यह सब रोजगार नहीं दिखता है? ये रेलों का आधुनिकीकरण, कितने सारे छोटी सी टिप्पणी उर्मिला ठाकुर से। एक रुई का कारखाना, ठीक है प्रमोद जी बिहार में स्थापित कर पाए हैं। प्रमोद जी उर्मिला जी मुझे जवाब देने दीजिए। प्रमोद जी उर्मिला जी बोलिए, अनम्यूट करिए। उर्मिला जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। उर्मिला ठाकुर अनम्यूट करिए। मिल पर फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे बिहार में एनडीए सरकार ने कितने उद्योग लाए, कितनी फैक्ट्रियां खोली, वो आपको नहीं दिखता। आपको चश्मा पहनने पड़ेगा कि हम। ठीक है बात आगे। आलोक जी अब मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, ठीक है? प्लीज उषा दुबे और प्रमोद जी शांत हो जाइए प्लीज। उषा दुबे और प्रमोद कुमार शांत हो जाइए प्लीज। बस अब मेरे पास केवल 1 मिनट है, मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी किसने किया था? हमारे एनडीए की सरकार। ठीक है, हम एक अलग से चर्चा करा लेंगे। आप दोनों को आमने सामने बैठाएगा, अलग चर्चा करा लेंगे। आप लेकर आइएगा अपना, ठीक है? बिहार में लोग पलायन ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं उषा जी, पलायन के बहुत सारे मुद्दे हैं। आप भी कटघरे में, ये भी कटघरे में, जनता। आलोक जी ने जो मूल मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों की तरफ कोई बात ही नहीं करता कि क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है। रोजगार नहीं देते थे। आलोक भदौरिया, ठीक है उषा जी प्लीज। ओके प्रमोद जी, ठीक है। हर महिलाएं उस त्रासदी को झेली है, वो त्रासदी को कोई नहीं बुलाना चाहेगा। ठीक है आलोक जी और उषा जी। आलोक जी बोलिए, एक छोटी सी टिप्पणी, बिहार चुनाव को किस ओर जाते अभी से देख रहे हैं आप? डर रहता था। ठीक है उषा जी, ठीक है प्लीज। जो बोल उषा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है तो शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। डिबेट का थोड़ा सा वो रखिए ना प्लीज। आलोक जी मेरे पास अब मुश्किल से 40 सेकंड है। आलोक जी बिहार चुनाव को इस मोड़ पर जहां पर ये पहुंचा है, अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अभी आप? देखिए, जो भारत की राजनीति में पिछले 10-15 सालों से जो विमर्श है, उसमें ये एक निश्चित मोड़ पर पहुंच जाएगा कि जिसमें 2 समुदायों के बीच में बात होने लगेगी, वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन मेरा मानना इन सबसे अलग है। मेरा एक मानना यह है कि हर आदमी, हर दल, हर नेता पैसे बांटने पर जोर दे रहा है, चाहे कोई हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे विपक्ष का हो। इसकी जगह कार्य संस्कृति बढ़ाने पर अगर जोर दें, उसको डेवलप करने पर जोर दें, तो ज्यादा फायदा है। पैसे बांटना आपका काम नहीं है, और अगर आप पैसे बांट रहे हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए कि आप 6 महीने के लिए पैसे बांटेंगे, 1 साल के लिए देंगे, उसके बाद का रोड मैप ये है। जैसे हमारे कुछ युवा साथी ने कहा, उसी पर जोर होना चाहिए। ठीक बात है अजय जी। आलोक जी ने कहा कि भाई एक टाइम लिमिट, इंपावर करने का टाइम लिमिट हो, ये नहीं कि जीवन भर बैसाखी देते रहे आप। जल्दी से अजय जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, और मैं एक बात से बहुत अच्छा लगा मुझे तेजस्वी यादव का, कि उन्होंने 20 महीने का टाइम लिमिट दी। तो ये एक अच्छी चीज है, टाइम लिमिट होनी चाहिए और इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। युवाओं का रोजगार सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का भविष्य यदि रहेगा, रोजगार रहेगा, तभी देश सुधरेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, ये सबसे अहम है। ठीक है। अब रंजन जी अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। देखिए, रोजगार तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन व्यावहारिक बातें करनी चाहिए। जैसे कोई अभी मोदी सरकार ने जब कहा था कि हम हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। अब एक छोटे से राज्य में तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र कह रहा है कि हम हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। मैंने समूची दुनिया का आकलन किया और अध्ययन किया। समूची दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं मुझे मिला जहां पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई है। यदि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी किसी भी प्रकार से दे भी दिया जाए, फंड कहां से आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, यदि दे भी दिया जाए तो उस देश की, उस राज्य की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। क्यों कोलैप्स हो जाएगी? इसलिए कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि 5 लोगों का परिवार होता है, उस 5 में से एक आदमी को आपने सरकारी नौकरी दे दी, न्यूनतम 30,000 रुपए की उसको तनख्वाह दे दी। तो अब आप मुझे बताइए, कृषि सेक्टर में कौन काम करेगा, उद्योग सेक्टर में कौन काम करेगा, सर्विस सेक्टर में कौन काम करेगा, दुकान कौन चलाएगा, नाई का काम कौन करेगा, धोबी का काम कौन करेगा? आप मुझे बताइए, तो इलेक्ट्रीशियन का काम कौन करेगा, प्लम्बर का काम कौन करेगा? जब आपने सबको सरकारी नौकरी दे दी तो
तो ये पॉसिबल नहीं है। वादे ऐसे करने चाहिए जिसको आप कर सके। जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जाने वाला वादा मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा और लोकतंत्र पर नागरिकों के भरोसे को भी कमजोर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अजय जी, आलोक जी, उर्मिला जी, बहुत सारे जो हमारे 2 युवा साथी यूट्यूबर और एक बेरोजगार जुड़े हुए थे, उषा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत धन्यवाद। अभिरंजन बात कही कि भाई रियलिस्टिक बातें करो, लफाजी नहीं चलेगी, और लफाजी आप करोगे तो उसको पूरा नहीं कर पाओगे। 5 साल आप राज कर लोगे, लेकिन उसके बाद जब जनता गर्दन पकड़ेगी और दबाएगी तब फिर दिन में तारे नजर आएंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।